फिर से बोल रहे हैं सिंपल हो, मतलब कोई तुम्हारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका एग्जांपल आपको दिखाया आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। सबसे पहले जानना है डोमेन। डोमेन को आप लोग मैथ में भी पढ़े थे क्लास 11th में, और क्लास 12th में भी पढ़ाएंगे आपको हम डोमेन, सेम वैसे ही जैसे भी पढ़ने वाले हैं। पढ़ाएंगे आपको हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं है, उसमें पढ़ाएंगे 12th में। ये मान लो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ एक वर्ड है डोमेन क्या होता है, तो तुमको एक क्वेश्चन था उस बेस्ट था ना कि डोमेन थ्योरी पे कौन काम करता है, डोमेन थ्योरी पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काम करेगा। देखिए मतलब कि ये पूरा आपका जो सैंपल है सब्सटेंस का, ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है अलग अलग डोमेन में, इन सबको डोमेन कहेंगे। जिन डोमेन में इसमें जो डायपोल मोमेंट है उसका रिएक्शन इंटरेक्शन में, मतलब कुछ आइटम्स यहाँ इस कॉर्नर पे कुछ ऐसा आइटम्स होगा जिसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का क्या है, सेम है। इसमें कुछ ऐसा आइटम्स है जिसका डायपोल मोमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। इनमें कुछ ऐसा है जिसका बिल्कुल सेम है, इनमें कुछ ऐसा है जिसका बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ ऐसा है सेम है। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उनमें जो एटम्स होते हैं उनमें कुछ एटम्स का डायरेक्शन एक तरफ होता है, दूसरे भाग में कुछ का एक तरफ होता है। इस तरह से पूरा सिस्टम जो है अलग अलग वे में डिवाइड होता है। इसी अलग अलग भाग को हम लोग डोमेन कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, डोमेन पर। लेकिन अभी सबका डायरेक्शन जहां था है, अभी सबका डायरेक्शन जब जहां था है, तो यहाँ पर भी नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर सबका डायरेक्शन अलग अलग नहीं है, कुछ सेट का अलग अलग, तीन का अलग है, इस तीन का अलग है, इस तीन का अलग है। लेकिन अगर बात करें हम बाकी सबकी, उसमें किसी का अलग ऐसे, किसी का ऐसे, मतलब सबका बिल्कुल अलग होता है, इंडिविजुअल का ही अलग अलग यहाँ होगा। अब तुमसे मैं पूछेगा, इसको भी छोड़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इसको भी छोड़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एच से, इसको भी एस से, इसको सेट करना आसान है, इसको कि इसको आसान है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग दिशा में है, नहीं यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उसका डायरेक्शन अलग अलग है ना। यहाँ पर तो दिख रहा कि है बहुत सारा ना, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम सेम दिशा में है, और यहाँ पे क्या सारे एटम अलग अलग दिशा में है, सबको यहाँ सेट करना पड़ेगा। यहाँ एक को सेट करने का मतलब ये तीनों सेट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये तीनों सेट हो जाएगा, नहीं मतलब कि यहाँ पर किसी एक सिस्टम को अलाइन करने में आपको दिक्कत नहीं, एक को जहाँ सेट करेंगे पूरा अपने आप सेट हो जाएगा। मतलब किसको मैग्नेटाइज करना आसान है, इसको है। वही कहा गया है इसमें कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उनमें एटम्स जो होते हैं वो डोमेन्स में बटे हुए होते हैं, तो हर एक डोमेन्स में एटॉमिक डायपोल्स होता है, वो कुछ होता है, बट सब मिलाकर कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि किसी का इधर है तो इधर इसका मतलब रैंडम, मतलब कि ये रैंडमली ओरिएंटेड होने के कारण, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं नेट डायपोल इसका कितना है, 0 है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर हम इसकी तुलना करें तो इसको अलाइन फास्ट में कर सकते हैं, तेजी में कर सकते हैं, उतना ही एच लगाकर जितना यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक सबका अलग अलग दिशा है, सबको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ एक सेट को अलग करना सेट करना पड़ेगा, इस पूरे सेट को सेट करना पड़ेगा। यहाँ 1 2 3 3 6 3 9 12 15 3 कितना 18 21 है। यहाँ 21 आपके पास एटम्स मान लो, सेट कितना 1 2 3 4 5 6 7 सेट है, मतलब यहाँ 7 सेट को सेम करना है और यहाँ 21 को सेम करना है। आसान कौन है, इसको सेट करना, सेट करना है, इसको सेट करना आसान है। इसलिए कहेंगे फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो मैग्नेटाइज तुरंत होता है इसके पीछे, ठीक है। मतलब यहाँ आपको एक सेट को सही करना है, यहाँ हर एक को अलग अलग सही करना है, इसको सेट करना आसान होगा इसके पीछे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे एक और इसमें एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ नहीं, इनको तो एनसीईआरटी खुला है क्या, मॉडिफाइड क्यूरियस लॉ दिया है क्या, मॉडिफाइड क्यूरियस लॉ दिया है। देखो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक मॉडिफाइड क्यूरियस लॉ फॉर नोट करो इसको।
for ferromagnetic substance. Modified Curie law for ferromagnetic substance. ध्यान दो, बात नहीं देखिए, कल जो आपको पढ़ाए थे क्यूरी लॉ, कल वाले टॉपिक में हम लोग प्रूव किए थे जीटा इक्वल टू सी बाय टी। आज ये किसके लिए था, बात नहीं करने के लिए बात नहीं कीजिए, ये था पारामैग्नेटिक्स के लिए, फॉर पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए प्रूव किए थे। आज प्रूव करना किसके लिए हमको है, ध्यान में क्या बोलते हैं, समझोगे क्या बोलते, मतलब मान लिया जाए कि हमने ये आयरन का एक क्लियर टुकड़ा, आयरन का मान लो एक टुकड़ा लिया स्मॉल, लोहा कौन सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक में, इसमें क्या लिए, अलग अलग डोमेन ले लिए। अभी सब डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन्स करंट डायपोल मोमेंट हो रहा है काउच, मान लो इस तरह से, अभी नेट डायपोल मोमेंट कितना है, 0 है, बट किसी एक डोमेन में कुछ है, इसको मैग्नेटाइज करना आसान है, किसके अपेक्षा, बाकी दोनों के अपेक्षा। या तो क्वेश्चन यहाँ क्या बात है, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ कहता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा अभी जो बनाने को बारे जस्ट बोलेंगे, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ कहता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को तुम कन्वर्ट कर सकते हो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, मींस यू कैन कन्वर्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू पारामैग्नेटिक सब्सटेंस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कौन सा कैसे, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो कहोगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, शॉर्ट में FMS लिखे, द डोमेन, जो डोमेन है वो क्या भी, जो डोमेन में डायपोल्स अरेंज है वो तब भी वैसा ही रहेगा, नहीं, द डोमेन विल गेट डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है, टूट जाएगा। डोमेन जो आपका अभी अरेंज है, एक डोमेन में इलेक्ट्रॉन्स डायपोल मोमेंट उस सेम दिशा में है तो टूट जाएगा, क्योंकि तो तापमान बढ़ाएंगे तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा फिर जैसे तैसे मूव करेगा, इसका मतलब डोमेन ये बरकरार रह नहीं पाएगा। जब ये डोमेन बरकरार नहीं रह पाएगा तो ये तुरंत कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तापमान पर, क्वेश्चन पूछेगा एट विच टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी चेंज इनटू पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, उस टेम्परेचर को ही कहते हैं क्या हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर is called what, that temperature is called Curie temperature। ठीक है, मतलब क्यूरी टेम्परेचर को डिफाइन करने पड़ेगा, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, तो कहोगे द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम व्हाट, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ डोमेन्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रैंडम मोशन ऑफ द डायपोल्स विल इंक्रीजेस, that's why you can say it become what, ठीक है। तो इसको लिखाते हैं हम लोग, ठीक है, तो कोई काम नहीं इसमें, देखोगे यहाँ पर, देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ FMC, FMC मतलब क्या, FMS होगा, ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और FMS, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन, द डोमेन्स यहाँ कितने डोमेन है, 1 2 3 4 5, द डोमेन्स गेट डिसइंटीग्रेट, द डोमेन गेट डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ना होता है,
डिसइंटीग्रेट, ठीक है, due to which the atomic dipoles gets randomly oriented, जहां तहां बिखर जाएगा वो, randomly oriented, full stop। उसके बाद लिखोगे the temperature at which, प्रोडक्ट चेंज करके, the temperature at which FMS become PMS, the temperature at which FMS become PMS, मतलब पारामेंट सब्सटेंस हो गया। The temperature at which FMS become PMS is called Curie temperature, और किसी का एक और नाम है और Curie point, Curie टेम्परेचर और Curie पॉइंट उसको दिखाते हैं TC। Curie पॉइंट को या Curie टेम्परेचर, जिस तापमान पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पारामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं Curie टेम्परेचर या Curie पॉइंट, दिखाते हैं किससे, इसको है TC। तो फॉर्मूला वहां क्या बनेगा, देखिए, तो फॉर्मूला बनेगा आपका जीटा इक्वल टू C कांस्टेंट बाय T माइनस T डैश C, एक मिनट, T माइनस TC, इसी को कहा गया है क्यूरी, इसी का एक और नाम है क्यूरी वेस्ट लॉ, इसी को क्यूरी वेस्ट लॉ भी कहा गया है। जानते हो यहाँ पर जो लास्ट वाला टर्म है, ध्यान में बात नहीं, ये लास्ट वाले टर्म से क्या मिला आपको, अभी यहाँ सिर्फ टेम्परेचर था, ठीक है, और ये T माइनस TC है, ध्यान में क्या बोला, TC पर तो ये क्या बन गया, TC पर बन गया पारामैग्नेटिक, T माइनस TC का मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए कि लोहा मान लो आयरन, ये अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर, सपोज करो मान रहे मान से हम 30 डिग्री सेल्सियस पर ये बन गया पारामैग्नेटिक, तो TC का मान कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मान लो उसके बाद ही इसको हम तापमान दे रहे हैं, ठीक है, उस तापमान को देने के बाद मान लो 50 कर दी, तापमान कितना एक्सेस दिए, कहोगे सर एक्सेस टेम्परेचर जो हम दिए हैं वो कितना हो गया, T माइनस TC हो गया, 50 में 30 से कितना हुआ 20, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस उसको एक्सेस दिया। वही कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका क्या दिखा रहा है, ये टेम्परेचर जिस पर की बन गया वो पारामैग्नेटिक, उसके बाद भी उसको हीट दे रहे हैं, वो तापमान को ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो देगा कितना एक्सेस दिए उसको आप, ये हो गया TC पर बन गया पारामैग्नेटिक को, उसके बाद भी हीट कर रहे हैं, 50 का लेगा इसको हम, डिफरेंस कितना हो 20 का हो ना, 20 हमने उसको एक्स्ट्रा दिया, एक्सेस दिया। वही कहता है क्या कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके, एक्सेस टेम्परेचर। लिखाते हैं इसको मैं लैंग्वेज में, इतना करने के बाद लिखोगे पहले है T माइनस TC, तो है T माइनस TC, है T माइनस TC
is the excess temperature provided to ferromagnetic substance। यहाँ टी माइनस टीसी का क्या में क्वेश्चन आ गया, मान लो कि एक्सेस टेम्परेचर का मान दिया, बस डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे इसको। एक्सेस टेम्परेचर का मान दिया हुआ, जहां से ऊपर वो चला गया तो यहाँ डायरेक्ट उसका मान पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा उसका। तो इसलिए एक लास्ट पॉइंट और लिखोगे क्लियरली। यहाँ से इतना करने के बाद देखो क्लियरली modified Curie law states that magnetic susceptibility of a ferromagnetic substance above Curie temperature is inversely proportional to excess of temperature above what? Curie temperature, जो हम बोले वही भारत लैंग्वेज में, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी होगा वो इन्वर्सली होगा किसके? एक्सेस टेम्परेचर एबव क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी तक पहुंचने के बाद कितना ऊपर गए? एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहले पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेटिक? कहोगे क्यूरी टेम्परेचर। उसके लिए कौन सा लॉ आया? उसके लिए क्यूरी लॉ नहीं आया, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ आया। या इसी का एक और नाम क्या बोले आपको? रेस्ट लॉ। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मॉडिफाइड क्यूरी लॉ आया, नॉट ओनली क्यूरी लॉ, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ आया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग हैं? इसी को कहते हैं वेस्ट लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्सेस टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर। बस ठीक है, ध्यान रहेगा इस चीज को। ध्यान यहाँ क्वेश्चन बोल लीजिए पहले आपको। चलो ये टॉपिक अब खत्म हुआ आपका तीनों के बारे में। अब एग्जाम में क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका ऑब्जेक्टिव, 3 क्वेश्चन आपको देना ऑब्जेक्टिव जिसका चांस ज्यादा आने का है। 3 नहीं 6 हो जाएगा, ध्यान दोगे? बात नहीं, ध्यान दोगे? 1 मिनट। जीटा का पूरा फॉर्मूला हम सबसे बेसिक पे क्या पाए थे? एम बाय एस था, एम बाय एस, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ाए थे 1 प्लस जीटा, ये भी है। बस ध्यान देना, इससे 6 क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा चांस है एग्जाम में इस 6 क्वेश्चन का आने का ऑब्जेक्टिव में। एकदम सिंपल में, समझ हटना नहीं, समझना सिंपल। एग्जाम में पूछेगा कि आपको क्वेश्चन भेजे उसमें भी कौन दिया हुआ है जीटा, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सब्सटेंस था, पहले ही पढ़ाए थे आपको हम। ये सब्सटेंस से मान लिया जाए डायमेट्रिक, ये सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक, और ये सब्सटेंस से मान लिया जाए हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। समझो, रटना नहीं है तुम, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें भी लगाए बाहर से फील्ड, इसमें भी लगाए बाहर से फील्ड, इसमें भी लगाए बाहर से फील्ड, ठीक है। फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कुछ टॉपिक में। इसमें जो मैग्नेट H लगा, इसमें भी H लगा, इसमें भी H लगा, इसमें
और इसमें जो M डेवलप हुआ था इधर हुआ था, इधर ही हुआ था। याद कीजिए, फिगर ड्रॉ किए भी हैं, ये जस्ट उल्टा हुआ। फ्रेंड इसमें सेम हुआ था, इसमें भी सेम हुआ था। यहां देखो, इसमें अपोजिट, इसमें भी सेम M हुआ, इसमें भी M सेम हुआ। मींस M का डायरेक्शन एस दिशा में हुआ है, मतलब ये मैग्नेटाइज्ड, मतलब इसका जो फील्ड होगा उस दिशा में मैग्नेटाइज किया जाएगा आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करता है, बाकी ये दोनों सेम होता है। वो फिगर भी ड्रॉ किए इसका हम बहुत पहले। यहाँ तीन फिगर ड्रॉ किए, नहीं तीन फिगर में, तो इसमें डायरेक्शन अपोजिट लिए थे, इसमें सेम लिए और यहाँ भी सेम लिए होंगे। ठीक है, M और H का डायरेक्शन जब अपोजिट होगा, ध्यान में क्या होगा, एक बड़ा और एक मिनट, M H के अपोजिट होगा। M मान लो अगर प्लस में है, माइनस हो, क्योंकि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, ये प्लस ये माइनस होगा ना। जब ये प्लस ये माइनस होगा तो इस पूरे को सॉल्व करने पर पूरा आंसर नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है। जीटा का मान इसके लिए, डायमेट्रिक्स के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पहला हो गया। जीटा का मान पारा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन सेम। जीटा का मान वैल्यू के लिए क्या होगा, एक भी होगी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो लिखाए थे हम कि बहुत कम ये मैग्नेटाइज करता है। बहुत कम मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या हुआ,